हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आई होप सब आप अच्छे होंगे। हम आज का जो डिस्कशन है वो हम करने वाले 13 अक्टूबर के विजन की करंट अफेयर्स की बुकलेट पे एंड पीडीएफ पे। जो आज का पहला टॉपिक है वो है अबाउट फिस्कल स्टिमुलस। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये फिस्कल स्टिमुलस है क्या। जब भी गवर्नमेंट मार्केट में पैसा डालने की कोशिश करती है, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो जो कंज्यूमर्स हैं उनका टैक्स कम करके हो सकता है, या एक्स्ट्रा मार्केट में पैसा डाल के थ्रू लोन वगैरह, ये किसी भी वे से हो सकता है। अगर ऐसा गवर्नमेंट कर रही है ताकि जो मार्केट में है डिमांड बढ़े, तो उसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है फिस्कल स्टिमुलस दे रही है। तो अभी क्या हुआ था मई में, जब लॉकडाउन को 3 महीने हो चुके, मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पर क्या किया था गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस निकाला था, ताकि थोड़ी जो इकोनॉमी एकदम स्लो हो गई थी, रुक सी गई थी, उसको थोड़ी डिमांड उसमें बढ़ सके। लेकिन अभी भी सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है, तो सेकंड फिस्कल स्टिमुलस के साथ गवर्नमेंट आ चुके हैं, जिसकी वैल्यू है 73,000 करोड़। ठीक है। अब ये हुआ क्यों है, मतलब क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है मार्केट में जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ गई थी। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन हाई है। इन्फ्लेशन अभी जो हमारे फूड प्राइसेस है उनमें भी जो है राइज हुआ है, उनकी प्राइसेस में बहुत शार्प राइज, यानी जल्दी से उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो आप खुद समझिए, पहले ही ये थर्ड जो पॉइंट है, सॉरी सेकंड, की एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो बहुत गंदा है। पैसे ही लोगों के पास नौकरी नहीं है, यानी उनके पास पैसे नहीं है, और खाने वाले आइटम्स में जब पैसे बढ़ रहे हैं, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन फूड आइटम्स में खर्चा तो नहीं करने वाले। तो इससे क्या होगा, डिमांड और स्लो हो जाएगी। हेंस ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस दे रखा है। आप इन तीन यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है, जो मेजर्स ले रखे हैं। इनके अलावा कुछ मेजर्स भी लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो वो क्या मेजर्स हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पर एलटीसी कैश वाउचर स्कीम देने की बात करी है। ये बेसिकली तब दिया जाता है जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने घर जाता है, छुट्टी लेता है, तो जो उसके ऑफिस से लेके घर तक का पैसा लगता है वो उसको वापस मिलता है। तो यहाँ पर वही बोला गया है, जो कैश कितना मिलेगा, जितना उसका लीव इनकैशमेंट है, प्लस उसमें उसके घर तक का जाने का जितना भी उसका खर्चा लग रहा है उसका 3 टाइम्स कर देंगे। तो वो चीज़ देने की बात करी गई है। एंड प्लस जीएसटी, जिन जिन चीज़ों में जीएसटी 12% से ऊपर है, 12% से ऊपर है, उनमें खर्चा करने की बात करी गई है। ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये डाटा नहीं पूछा जाएगा। बस फैक्ट ये है कि अगर गवर्नमेंट एंड स्टेट्स दोनों मिलके अगर ये चीज़ें दोनों साथ में करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, तो ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा डिमांड बढ़ने के चांसेस है। नेक्स्ट है वो है कि स्पेशल फेस्टिव सैलरी एडवांस दिया जाने वाला है, जो कि करीब होगा अबाउट 10,000 रुपीज़, 10,000। ये चीज़ आप कैश में नहीं निकाल सकते। आपके पास अगर रुपए कार्ड है तो उसके थ्रू आप इसको खर्च कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी होगी मार्च 31 तक, ठीक है। तो पैसे नहीं निकलेंगे। एंड ये चीज़ वापस करनी है, ऐसा नहीं कि ये फ्री में मिल रहा, वापस करनी है। 10 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं आप, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी एक इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह मिल रहा है जो आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये डाटा दिया गया, अगर दोनों स्टेट एंड सेंटर मिलके खर्च करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात करी है। उसके लिए ₹12,000 करोड़ स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने की बात करी है, यानी बिना इंटरेस्ट के लोन्स देंगे, तो उससे क्या होगी, लोन लेंगे जो हमारे सिटीजन्स हैं, अगेन उससे खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन स्पेशली कहाँ पर खर्च करने की बात करी गई है, कैपेक्स में। कैपेक्स स्टैंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करने की बात कर रखी है। और करीब 25,000 जो है बजट में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी है, ताकि हम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। ये था पहला वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बोल रहा है कि जो हमारा पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं। तो उससे हुआ क्या है कि लास्ट 2 डिकेट्स, यानी
2000 से लेके अभी 2020 तक या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है। ये बताया जाता है कि पहले अगर 100 रुपये का अगर आपको कुछ बनाना होता था तो उसमें से करीब 30.56 रुपी एनर्जी सेक्टर पे ही खर्चा होता था। ठीक है, ये कब की बात है? 1980 की बात है। और अभी अगर 2080 का हम सीन देखें तो ये चीज़ कम होकर 23.84 हो गई, यानी 100 रुपये के खर्चे प्रोडक्ट पे 23.84 रुपये एनर्जी की तरफ जाएंगे। अब इसके जो पीछे रीजन है वो दिए गए हैं, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स लिए थे सेंटर ने, वो रिस्पॉन्सिबल है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा एनर्जी एफिशिएंट बन चुका है। तो इसके रीजन्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि रॉ मटेरियल को लेने के लिए कहीं से भी जो भी पहले रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी उनको हटा दिए गए, जो भी कंस्ट्रेंट्स होते थे वो हटा दिए गए हैं। एंड को इसमें हमें अलाउ किया है कि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं बेटर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है। पॉलिसी रिलेटेड तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स हमने लाए हैं, जैसे कि हमने क्या किया, हमने क्योटो प्रोटोकॉल में कमिटमेंट करी है कि हम क्या करेंगे, अपना एमिशन रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली मैं यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करी। क्योटो प्रोटोकॉल क्या किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज याद रखना, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने के लिए है कौन? क्योटो प्रोटोकॉल। और उसी के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कमिट किया कि हम अपने वहाँ से एमिशन रिडक्शन करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो ये अगेन हेल्पफुल, टेक्नोलॉजी जहाँ पर भी हम ले सके दैट विल बी हेल्पफुल कि हम अपने वहाँ पोल्यूशन को कम करें, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाए एंड व्हाट नॉट। ठीक है, एंड नेक्स्ट एडिशनल कैपेसिटी की हमने क्रिएट करी है, और ये हमने इस तरीके से किया है कि इसमें जो हमारा पैसा लगे वो ज़्यादा फालतू ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा भी हमने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स एक्टिविटीज़ करी हुई है या बोले रिफॉर्म लिए हैं जिससे कि हमारे कंट्री में एनर्जी एफिशिएंसी आए। सबसे पहला जो उनमें से है वो है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिजाइम्स हैं उनको ज़्यादा कंड्यूसिव बनाने की बात कर रहे हैं। कंड्यूसिव मतलब कि उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके, इस तरीके का उनको बनाने की कोशिश करी जा रही है। एंड ये एक अम्ब्रेला स्कीम का पार्ट है, ये याद रखना, जिसके अंदर टोटल अभी 8 स्कीम्स आती है। नेक्स्ट जो है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, इसके अंदर बेसिकली एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात करी है। यहाँ पर जो किस्सा ये है कि लेट सपोज ये दो कंपनीज हैं, दोनों को बोला था कि आप इतना इतना खर्च कर सकते हैं, यानी कार्बन एमिट कर सकते हैं। ये वाली जो कंपनी इसने एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन इसने अपनी लिमिट के अंदर ही किया, तो जो एक्स्ट्रा इसको बच गया है ना, ये इसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इतनी एनर्जी सेव कर रखी है। अब इस सर्टिफिकेट को ये ट्रेड कर सकता है, बेच सकता है उन कंपनीज को जिनने एक्स्ट्रा यूज कर लिया है। तो ठीक है, तो इन चीज़ की बात कहाँ पर होती है? परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम में। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। एंड लास्ट है यहाँ पर जो दिया है वो है पेरिस क्लाइमेट के अंदर जो हमने कमिटमेंट करी है कि हम 2030 तक जो भी हमारा एमिशन था, ठीक है, इंटेंसिटी थी एमिशन की, उसको हम रिड्यूस कर देंगे बाई 33 to 35% ऑफ 2005 लेवल। यानी 2005 पे हम जितना भी एमिट करते थे उसका 33 to 35% हम कम कर देंगे। कब तक करेंगे? ये 2030 तक। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो जीएसटी काउंसिल मीट हुई थी उस पर हमने पहले भी थोड़ा डिस्कशन किया है कि जो सेस कंपनसेशन रेट था उसकी जो वैलिडिटी थी उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है 2022 के बाद भी। एंड इसका रीज़न था कि अभी जो पेंडेमिक आया है उसके चलते। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डिस्कशंस हुए थे, जैसे कि जिस पे पहले उस मीटिंग में जो कंसेंसस नहीं बना था लेकिन अब बन चुका है कि सेंटर करीब 1.1 लाख करोड़ रुपीस देने की बात कर रहा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? 21 स्टेट्स को बोरोइंग में हेल्प करने के लिए। तो बाकी जो उसमें डिटेल्स है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको इसकी फेल होने की बात बताई थी कि पिछली मीटिंग में ये इस पे डिस्कशन नहीं ले पाए थे, इस पे डिसीजन नहीं ले पाए थे बेसिकली, अब उनने ले लिया है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर ये
कंपनसेशन सेस को डिफाइन किया गया है। कंपनसेशन सेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वो अमाउंट है जो स्टेट्स को पे करना है सेंटर ने, एंड सेंटर ने प्रॉमिस किया था कि अगर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगले 5 साल के लिए जितना भी आपको रेवेन्यू लॉस होगा वो हम आपको उसकी भरपाई करेंगे। तो वही चीज़, उसी का नाम है जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो यहाँ पर जो है ये कौन से पीरियड के लिए था, 2017 से लेकर 2022 तक, इसको एक्सटेंड कर दिया है आफ्टर 2022 भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो थोड़ा स्टेटस बता रहे कि जो स्टेट्स को ये कंपनसेशन सेस मिला था ये अक्टूबर 2019 से ही कम हो चुका था, क्योंकि पहले ही हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही थी, लेकिन जैसे ही पेंडेमिक आया इसके हाल और बुरे हो गए। ये यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, तो नीचे आपको एक इन्फोग्राफिक दे रखा है, अभी जाते हैं उस पर। वहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस जो सेंटर ने स्टेट्स को दिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वो चीज़ अभी हम पढ़ते हैं, पहले हम बाकी चीज़ कवर कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो, एक मिनट, हाँ, कि 21 स्टेट्स के लिए एक ऑप्शन 1 की विंडो दे रखी है। ऑप्शन 1 यहाँ पर ये है, अभी हम इस पर पढ़ते हैं। अगर हम सेंटर पे देखें, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में देखें क्या प्रोविज़न है स्टेट्स के बोरोइंग के लिए, तो वो ये है कि आर्टिकल 293 के अंदर नॉर्मली तो स्टेट्स बोरो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट्स ने उन पे ये कंडीशन उन पे ये सिचुएशन है कि उनने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, उसको वापस से रीपे नहीं कर रखा है, इन दैट केस बिना सेंटर की परमिशन के स्टेट कोई भी लोन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल 293 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके अंदर बोला गया है। मैंने अभी आपको ऑप्शंस के बारे में बताए थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखे हैं, किसके लिए रखे हैं, स्टेट्स के लिए रखे हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए आप या तो ये करिए कि फुल जीएसटी कंपनसेशन रख लीजिए, मैं जो भी आपको शॉर्टफॉल हो रखा है उसको रख लीजिए। सेकंड है कि बोरोइंग आप कर सकते हैं मार्केट से, उसके लिए आपको सेंटर और आरबीआई दोनों फैसिलिटेट करेंगे इस ऑप्शन 1 के अंदर। नेक्स्ट है जो भी पेंडेमिक की वजह से शॉर्टफॉल हो रखा है, ठीक है, एज वेल एज जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हो रखा है, वो चीज़ आप रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो एक तो कंपनसेशन शॉर्टफॉल फंड की बात कर रही है, यहाँ पर हम जीएसटी के ही बारे में बात करें। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन दिया जाएगा कितना, अबाउट 0.5% अगर किस पे, स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट पे। और ये किस एक्ट के अंदर कर रहे हैं सारा, ये कर रहे हैं FRBM एक्ट के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली फिस्कल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये एक्ट हम लेके आए थे 2010 में। ठीक है, ये था ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ऑप्शन 2, उसमें क्या क्या बोल रहा है कि आप क्या रख लीजिए, आप जो भी शॉर्टफॉल हो रखा है आपको जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो रख लीजिए। तो पहला क्या बोल रहा है कि ये पेंडेमिक और जीएसटी दोनों की वजह से, एंड सेकेंड जो भी जीएसटी कंपनसेशन में शॉर्टफॉल हो रखा है उसके बारे में यहाँ पर रखने की बोल रहे फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। लेकिन सेकेंड ऑप्शन के लिए उसमें बोल रहे कि जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो आपको शॉर्टफॉल हो रखा है उसको रखिए, या फिर जो आपकी बोरोइंग भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, और उसमें आपको क्या मिलेगी, आरबीआई की स्पेशल विंडो मिलेगी, यानी आप वहाँ से बोरो कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस रखे थे। तो इसके अलावा ये क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट जो है छोटे छोटे टॉपिक्स है, कि टॉपिक भी नहीं है, ये बोला कि फाइनेंशियल एक्ट 21 में जो भी हो रखा है, पेंडेमिक आ रखा है, इसमें ना सेंटर का हाथ था ना स्टेट का हाथ था, इसलिए दोनों को समझना पड़ेगा। ये एक्ट ऑफ गॉड था, गॉड की मर्जी से ये चीज़ हुई है। तो आप यहाँ पर बेसिकली कंपनसेशन या सेंटर को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्शन तो होने वाला है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कि आपकी जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी आ रखी है। ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ रेट में थोड़ी वो थोड़ा स्लो हो चुका है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं कि क्या है कि ऑप्शंस क्या, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ये बोल रहा है, अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई है। प्ली है कि ट्रांसजेंडर्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए सेक्सुअल ऑफेंसेस में, एंड इसमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर कहते हैं कि उनके अगर आर्टिकल जो सेक्शन 354A है,
आईपीसी का, वो बस वुमेन के बारे में बात करता है, नॉट अबाउट ट्रांसजेंडर्स। जो भी ये है कि वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस कर सकता है, तो ऐसा क्यों? उसमें इनको भी मिलने चाहिए ना, ट्रांसजेंडर्स को, ये सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ये अपना बताते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 आर्टिकल्स जो है वो हिंडर हो रहे हैं। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 15 जो बोलता है कि सर्टेन ग्राउंड्स पे प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए, सर्टेन ग्राउंड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 21 विच इज कि हमारे पास भी राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी है। नेक्स्ट जो है ये बोला है कि एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्ली ने बोला है, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल करी गई है, उनसे बोला कि एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल पास होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो हमारे साथ, यानी ये कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इन लोगों के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, ठीक है, उसको ओवरकम किया जा सके, वो चीज़ ना हो। एंड इतना ही नहीं, अभी क्या हुआ था, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 आया था, जिसके अंडर इसको एक ऑफेंस तो कंसिडर किया गया था, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम था, ये था 6 महीने, एंड ये चीज़ एक्सटेंड की जा सकती है 2 साल के लिए। यही चीज़ अगर वुमेन की बात करें तो उसमें उनको पनिशमेंट है अराउंड 7 ईयर्स की, ठीक है। तो ये पहला डिस्क्रिमिनेशन यहीं पर से दिख जाता है कि आप पनिशमेंट के पीरियड में ही आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ जेंडर की अलग होने की वजह से जो पनिशमेंट है वो भी काफ़ी अलग मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स रह चुके हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं उनको। सबसे पहला है कामधेनु दीपावली अभियान। ये बेसिकली किसने शुरू किया है? ये किया है शुरू ये जो इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, इनने शुरू किया है। एंड यहाँ पे क्या करने की बात करें, काऊ डंग एंड काऊ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करने वाले की बात करें दिवाली फेस्टिवल में, ठीक है। इससे होगा क्या कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी। अभी हमारे वहाँ वैसे ही बहुत कम हो चुकी हैं, तो जो काऊ बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, जो काऊ गाय वगैरह पालते हैं, उनके लिए कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। एंड प्लस ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव है, तो इट्स बेटर टू यूज़ दीज, इससे हम अच्छे दिया बना सकते हैं। सेकेंड, जो हम बाहर से चाइनीज़ दिया लेते हैं उनका ये गुड अल्टरनेटिव हो सकता है। बात करें राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की, तो इसका जो काम है वो ये है कि एनिमल हस्बेंड्री को ये ऑर्गेनाइज करने की बात करती है मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में, ठीक है। हमारा एक डीपीएसपी है, ये पॉइंट याद रखना, ये डीपीएसपी है, उसके अकॉर्डिंग ये इंस्टीट्यूट बनी हुई है। एंड हम इसमें इवन हमारी जो ब्रीड्स है उनको प्रिजर्व करना, इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। प्रोहिबिट करना है स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट केसेस, ये पूरा ही हमारा एक क्या है, डीपीएसपी है। कौन सा डीपीएसपी है, प्लीज़ इसको जाके आप एक बार देखिए, अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं बता सकती हूँ कि ये जो 48 है, 48 से रिलेटेड है कुछ, तो प्लीज़ आप जाके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो है वो है कि गुजरात ने एक नया एक्ट लाया है, जो एक्ट का नाम है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। ये बेसिकली डिस्टर्ब एरियाज, इसी एक्ट के अंदर ये पावर दे रखी है कि आप किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वहाँ पर रियॉट्स और मॉब वायलेंस हो रखा है ना, उसकी वजह से जो वहाँ की ट्रैंक्विलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रखी है। तो ऐसे स्टेट्स में ऐसे एरियाज में प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती है, ठीक है। कौन सी वाली, इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं जा सकता है बिना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कंसर्न के। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पूछना पड़ेगा वहाँ, तब जाके ये बेची जा सकती है। एंड इसमें और चीज़ें भी देखी गई है, वो है कि टीनेंट्स को इविक्ट नहीं करना है वहाँ से। टीनेंट्स किसको कहते हैं, जो जैसे किराए में जो रहते हैं उन लोगों को बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है मतलब इतना सा ये टॉपिक दे रखा है, कौन से स्टेट का है, तो ये याद रखना, ये गुजरात स्टेट का। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट इस बिल को दे दी है। नेक्स्ट है अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बहुत बार न्यूज़ में रह चुका है, कब से रह रहा है। एंड मेन रीजन इसके न्यूज़ में रहने का वजह है पाकिस्तान। इसकी ये सबसे पहले ये बना था 1989 में, याद रखना जी, 7 कंट्रीज़ ने उनने बनाया, इसके पीछे वो है। एंड इसमें जो है अभी इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका जो काम है मेन वो है डील करना मनी लॉन्ड्रिंग से एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग से। पहले ये बस मनी लॉन्ड्रिंग से
मतलब इनमें से इनका एक ही इसका पर्पस था, दूसरा वाला पर्पस बाद में ऐड किया गया, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया मेंबर है ये याद रखना। इसकी दो लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट एंड दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। तो अभी जो पाकिस्तान है वो है इसके ग्रे लिस्ट में, ठीक है। तो मतलब उसमें थोड़ी सी अभी प्रोहिबिशंस लग रखी, यानी वो अंडर चेक है, उसमें देख रहे हैं, अभी भी मॉनिटर किया जा रहा है पाकिस्तान को, यानी देखे जा रहे हैं कि वो स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अपनी जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए। अगर वो चीज़ इन केस नहीं होगी तो आगे चल के जो है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। इसका नुकसान ये होता है कि फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बहुत नील हो जाते हैं अगर आपको किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो, ठीक है। ये था ऑल अबाउट FATF। तो नेक्स्ट, अभी इसमें ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि पाकिस्तान को इनहांस फॉलो ऑफ लिस्ट में डाल दिया अगेन, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर एक्शंस नहीं ले रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। आप इनके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं कि किनके बीच की पार्टनरशिप है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल्स में वो नहीं जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये इंडिया में नीति आयोग एंड USA का USAID, इन दोनों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, ठीक है। और अभी नीति आयोग ने क्या किया, इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर बताया कि इसमें कैसे कैसे इसमें काम किया जाएगा। और ये हुआ है अंडर US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें हम क्या एम करते हैं कि हमारे जो इंडियन रिसर्चर्स हैं हम उनको एंगेज करा सकें, नॉलेज पार्टनर्स को, थिंक टैंक्स को, नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज को, ताकि हो क्या उससे जो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग है उनको हम कर सकें एंड उसी को हम मॉडल भी कर सकें, ठीक है। हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग के बारे में इसमें हम पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट नेशनल बटरफ्लाई स्टेटस। ये क्या बोलता है कि अभी क्या हुआ है, ये याद रखना, कृष्णा पिकॉक, इंडिया जजबिल एंड ऑरेंज ओकलीफ, ये क्या, अगर आपसे ये क्वेश्चन जा सकते कि ये न्यूज़ में थे, ये है क्या, तो ये बटरफ्लाइज है। तो इसमें क्या बताया गया कि ये जनरली ये बहुत लार्ज नंबर्स में आपको, सॉरी, ये कंटेंडर्स है किसके, नेशनल बटरफ्लाई के हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों में से किसी को भी नेशनल बटरफ्लाई का स्टेटस मिल सकता है। इनके बारे में अगर पता करें तो कृष्णा पिकॉक जो है आपको हिमालयन रीजन में मिलती है। इंडियन जजबेल के बारे में अगर बात करें तो इसके बहुत ही फ्लैशी विंग कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो भी इसके प्रेडेटर्स होते हैं ये उनको खुद से दूर रखती है। एंड ऑरेंज ओक लीफ इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके पास कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी होती है, यानी जैसा जो सूखा पत्ता होता है ना, ड्राई ऑटम लीफ, ये अपना अपना कलर उस तरीके का बना सकती है। कैमोफ्लेज क्या होती है, अपनी बॉडी के कलर को चेंज करने की प्रॉपर्टी। तो ये जो तीन बटरफ्लाईज है, ये तीनों में से कोई भी क्या कर सकती है, अब इनको हम नेशनल बटरफ्लाई का स्टेटस दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है अबाउट राम मनोहर लोहिया। इनके बारे में आप ये याद रखिए कि एक सोशलिस्ट लीडर थे, ठीक है। क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है कि, और आप इसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये सोशलिस्ट है तो इनका काम भी इसी तरीके का रहा होगा। तो इन्हें क्या किया था, कांग्रेस रेडियो करके एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू किया था, कहाँ पे, कलकत्ता एंड बॉम्बे पे, कब, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट, ये फाउंडर्स में से थे किसके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, जो कि 1934 में बने थे। कल हमने नेक्स्ट फाउंडर के बारे में भी पढ़ा था जो कि थे JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। एंड इसी के अंदर एक पीरियोडिकल निकलता था जिसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट, उसको भी ये एडिट करते थे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट है कि इनने अपोज किया था इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था वर्ल्ड वॉर 2 में। एंड प्लस ये मानते थे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, उनको उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको ये उन पे कंडीशन रख देनी चाहिए कि उनको कंपलसरी इंटरकास्ट मैरिज करनी पड़ेगी, मतलब चाहिए, ताकि ये जो कास्ट वाला सिस्टम है इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके, उनके लिए ये प्रोविजन ये सोचते थे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है NIN, ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। NIN स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ये पुणे महाराष्ट्र में है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी भी तरीके से नेचुरोपैथी एंड योगा को प्रोपोगेट किया जाए एंड प्रमोट किया जाए, ताकि हम जितनी भी सारी डिजीजेस है उनके ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलरली यूज करे जा सके, ठीक है। तो इसी के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उस, एंड
ये इंस्टीट्यूट उसी पे काम कर रहा है। अगर हम बात करें नेचुरोपैथी, देखो योगा तो सबको पता है, योगा 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है, लेकिन नेचुरोपैथी उतना फेमस नहीं है। तो ये क्या है कि हम ड्रग लेस, बिना ड्रग की एंड नॉन इन्वेजिव थ्योरी वाली हम क्या कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं ताकि हमारी जो हेल्थ केयर एंड लिविंग, हेल्थी लिविंग बनी रहे। ठीक है, ड्रग लेस यानी बिना दवाई की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौसिक। इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन ले कि ये क्या है लास्ट में, तो मॉसिक जो है ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जो किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास ने, हमने, यानी हमारा इंडिजीनियसली बना माइक्रो प्रोसेसर है। एंड ये इससे क्या होगा, अगर अभी हम जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो बाकी कंट्रीज पर डिपेंडेंस है वो ये कम करेगा। इसमें क्या रख रखा है, इसको ओपन सोर्स रख रखा, मतलब जो भी इससे रिलेटेड जो कोडिंग है वो प्रोवाइड करी गई है इन ओपन, तो कोई भी उसको ले सकता है एंड उसको इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जैसा बना है उसको उसी तरीके से यूज़ करना है, आप इसके सोर्स में चेंज करके, सोर्स क्या होता है, जैसे कोई भी गेम होता है उसके पीछे की कोडिंग होती है ना, आजकल जो ऐड भी फ्री हो रहा है, चिंटू ने क्या बनाया है, ऐप बनाया है, तो चिंटू ने जो ऐप बनाया है वो कोड करके बनाया, तो इस कोडिंग को हम सोर्स कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर का जो सोर्स है उसको ओपन रखा गया है ताकि कोई भी उसको यूज़ कर सके। ठीक है, एंड अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सके। एंड ये हमें कहाँ हेल्प करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस हम बना रहे हैं एंड स्मार्ट सिटीज़ में का ये इंटीग्रल पार्ट है, उसमें हेल्प करेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।